तो हम जब छोटे थे ना, तो बड़ी दादी तो मैं कहूँगी मेरी मदर थी। हर बात में हमारी माताजी को गाइड करती थी कि इनको पुश नहीं करो, कोई भी बात में। और फिर जो हमको योग सिखाने वाले थे, वो थी दादी चंद्रमणि जी और मनोहर दादी। और वहाँ नीचे का जो कमरा है ना, इंद्रप्रस्थ में, वहाँ पे नीचे 4 दादियाँ, बहुत सारी दादियाँ रहती थी, लेकिन उन दिनों में मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, परदादी, दादी जानकी, छोटे-छोटे कमरे थे। तो हम 5 बजे एक कमरे में गए, दोनों दादियाँ हमारे पास। मेरी उम्र 8 साल की उस समय, हालाँकि हम 2 साल नहीं 3-4 हाँ 8 साल की उम्र थी उस समय। मेरे भाई 7 साल का उम्र, वो बहुत छोटे थे। तो हमारे पिताजी ने दादी को बोला इनको योग सिखाओ। वो योग में स्थिर नहीं बैठते हैं, इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चंद्रमणि दादी ने बहुत अच्छा सुनाया। कहती देखो आपको योगी बनना है? मैंने बोला हाँ। तो 2 चीज़ें चाहिए। अपने मन को लव और लॉ चाहिए। और फिर इसके एडिशन में दादी मनोहर ने बताया, चलो बाबा तो प्यार देता है, आपको परिवार से भी प्यार मिलता है, हाँ? लेकिन मन को डिसिप्लिन करना, तो उसके लिए दादी आपको प्रैक्टिस देती है। आपके पास अभी 1 घंटा है, आप इस विधि को लेकर के जाके प्रैक्टिस करो, फिर दादी के पास वापस आओ रिजल्ट लेके। तो दादी ने हमको 4 प्रश्न दिए। मैं कौन? मैं किसकी हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे क्या करना है? और दादी ने ये होमवर्क दिया कि इन 4 प्रश्नों को मन में दौड़ाओ और अंदर से गहरा डायलॉग शुरू करो। और 3 बारी इस साइकिल को घुमाओ। पूरी सेट 3 बारी करनी है। और बीच में मन इधर-उधर भटके तो वापस क्वेश्चन 1 से शुरू करना है और दोबारा 3 बारी करना है। तो ऐसा होमवर्क दिया था। अब सोचो 8 साल की उम्र की बच्ची को। तो मैं गई बाबा के कमरे में। बड़ा उमंग उत्साह था, दादी ने होमवर्क दिया है। और जैसे मैं दादी के बाबा के कमरे में बैठी, दिन में 10:15 बजे होंगे। तो कोई नहीं था कमरे में। तो हम बैठ गए और हमने वो वार्तालाप शुरू किया अंदर से। मैं कौन हूँ? और फिर थोड़े समय के बाद एक माताजी आई। सारा कमरा खाली, बैठी कहाँ? मेरे और बाबा के बीच में। तो फिर मैंने अंदर से मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? होता है ना, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। फिर मैंने दोबारा शुरू किया। मैं कौन हूँ? मैं किसकी हूँ? फिर बाहर की एक ट्रक ऐसे हॉर्न लगा के गई। अरे ये क्या है? तो ऐसे करके थोड़ा और 2-3 मिनट लगे। फिर मैंने अपने आप को कैच किया कि देखो, ये होमवर्क पूरा करना है, तो इसके लिए दृढ़ संकल्प से बैठना पड़ेगा कि करना ही है, कैसे भी होकर के करना ही है। कुछ तो रिजल्ट लेके जाए दादी के पास। तो जैसे हमने दृढ़ संकल्प से शुरू किया, मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? ऐसे ही बाबा ने ऐसे बुद्धि पकड़ के खींच ली, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। इतना आनंदमय का अनुभव, लाइट का अनुभव, शरीर का तो कुछ भान ही नहीं था उस समय। और 45 मिनट के लिए तो वहां बैठी रही। और जब भान में आई वापस, ऐसे लग रहा था कि 2 मिनट के लिए योग में बैठी हूं मैं। तब से लेकर के जो योग का रस बैठता है ना, वो बार बार अंदर मन को नरिश करता है, विवेक को क्लियर रखता है। तो ये रस बिठाना बहुत जरूरी है।
और मेरे लिए तो ये एक कायम के लिए प्रैक्टिस बन गई। मैं कौन? मैं किसकी? मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे क्या करना है? और ये प्रैक्टिस ने मुझे बहुत ही बचा करके रखा है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत बातें आती है, स्पेशली व्हेन यू आर अ यंग एडल्ट। संघ का प्रभाव, चलो पढ़ाई कर रहे हैं तो करियर में हम क्या बनेंगे लाइफ में, ये भी बातें आती है। लेकिन जब तक आपका विवेक काम नहीं करता है तो आप सही डिसीजन खुद के लिए नहीं ले पाएंगे। और क्या है इसमें, ये भी है कि बाबा आपसे क्या करवाना चाहता है। एक है आपका रोल, दूसरा है आपका पार्ट जो बाबा के साथ बजाएंगे। तो मेरा क्या कहेंगे, सौभाग्य है, भाग्य है कि दादियों के गोद में हम पले हुए हैं। और हमको शुरू से, बचपन से लेकर के, मैं कहूंगी दादियों की तरफ से तो फ्रीडम मिली है। मम्मी पापा थोड़ा सा बंधन डालते थे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। बड़ी दादी हमको कहती थी, देखो आपको जो कुछ करना है बाबा के साथ करना है। जाओ भल खेलने के लिए, हम बैडमिंटन प्लेयर थे, वॉलीबॉल प्लेयर थे, तो हम खेलने के लिए बहुत जाते थे। जाओ भल खेलने के लिए, बाबा को लेके जाओ। तो तब से लेकर के, बचपन से लेकर के, लाइफ इज लाइफ विद गॉड। मुझे कोई ऐसी दूसरी लाइफ दिखाई नहीं दिया कि मेरी जीवन मुझे बाबा के साथ बितानी है। तो ये फीलिंग आपको अंदर बिठानी होती है कि माई लाइफ इज लाइफ विद बाबा। तो तब से लेकर के मैं समझती हूं एक नेचुरल योगी जीवन पैदा होता है। हाँ? और मैं बचपन से, जल्दी से, मैं राय बहुत लेती थी हर बात का। अपना तो मन विचार था कई बातों का, लेकिन राय लेके चलती थी। मेरे मन में ये होता था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे दो लोगों से वेरिफिकेशन चाहिए कि यार ठीक है, श्रीमत अनुसार है। बस वो वेरिफिकेशन मिल जाता था तो आप पे ही बेफिक्र होकर के काम करती थी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अंदर से फ्रीडम से हम फिर चल सकते हैं हमारे जीवन में, मुझे उसका बहुत अनुभव रहा है। कभी अंदर से क्या कहेंगे, वो जो दुविधा होती है ना, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, ये वो करो ना करो, इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है। साइलेंस में बैठ के, बाबा के सामने बैठ के, विवेक क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, फिर बड़ों के सामने रखो, सिंपल। फिर वो वेरिफिकेशन मिलता है तो करो काम। तो बहुत सिंपल रूप से हमने अपने ब्राह्मण जीवन बिताया है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ऐसी घड़ी आती है जो खुद के लिए तो डेफिनेटली डिसीजन तो लेना पड़ता है। चलो बचपन से तो हम ज्ञान में आए, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई थी, यूनिवर्सिटी में भी गए थे, और हमारी लॉ की पढ़ाई थी। और हम जब यूके में शिफ्ट हुए थे उस समय, तभी हमारे जो दादाजी थे उनको लंग कैंसर हो गया था, और हम उस समय उनके साथ अकेले थे। हमारे भाई बहन तो थे, लेकिन आई वॉज हिज प्राइमरी केयरर। तो मुझे उनका सवेरे खाना बना के, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर वापस आती थी लंच पे, फिर उनको खिलाती थी, फिर वापस जाती थी, फिर आती थी, और बीच में सेंटर भी नजदीक था। तो उसमें फिर लंग कैंसर बहुत डिटीरिएट हो गया, और थोड़े समय के बाद हॉस्पिटल में दाखिल हो गए फॉर द लास्ट टाइम। और उस समय जब भी हमको समाचार मिला कि उन्होंने अचानक, हमारे मदर फादर तो उस समय आ गए थे, और शाम को हॉस्पिटल पे गए, उनको मिले,
और डॉक्टर कहते, वो कह रहे थे ठीक है कल आना। और जैसे वापस घर आए तो समाचार मिला गए, आत्मा चली गई। तो जब वो बॉडी को लेके घर पे आते हैं ना लास्ट राइट्स करने के लिए, तभी उस समय जब भी मैंने उस बॉडी को देखा, तभी मुझे अंदर से इतना लगा कि देखो ये मेरी अंतिम घड़ियां होंगी तो मैं क्या कुछ पछताई, कुछ रिपेंटेंस होता कि मैंने शायद ये किया होगा या शायद मैंने ये नहीं किया होगा तो बेहतर रहता। तब से मैंने निर्णय लिया, आई डोंट वांट टू रिपेंट एट ऑल। जीवन जीना है तो खुले दिल से जीना है, नो बंधन। और तब से अंदर से बहुत वैराग्य शुरू हो गया फिर। और फिर तो दादी तो मेरे पीछे पड़ी थी। हम यूके पहुंचे, अफ्रीका में बहुत बड़ा हमारा बाबा का ग्लोबल म्यूजियम का घर, पहला रीजनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस शुरू हुआ। उसके बाद वो जैसे पूरा पूरा हुआ तब हम लंदन शिफ्ट हुए यूनिवर्सिटी के लिए। और फिर आए थे तो वहां सीधा सेंटर पे। और फिर उसी समय हम रिट्रीट सेंटर ढूंढ रहे थे और 40 जगह देखा था, क्योंकि इन दिनों में लोग सेंटर पे तो आते थे, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी की जो क्या है रस है उनमें ये लाइफस्टाइल बिठाना, तो रिट्रीट करना बहुत जरूरी था। तो तब से लेकर के दादी जान की मेरे पीछे पड़ी कि तुम छोड़ो आ जाओ, तुम छोड़ो आ जाओ। फिर आखिर वो दिन आया जो सवेरे में उठी अमृत वेले के समय, और मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि यही दिन मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ना है। तो मैं गई, मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन मुझे पता है इसी दिन पे मैं अभी इसको छोड़ दूंगी। क्लास में गए, नाश्ता किया, नाश्ता के बाद तुरंत यूनिवर्सिटी, सीधा डीन के ऑफिस में गए। और मैंने उसको तुरंत ऐसे नहीं बोला कि मुझे कोर्स छोड़ना है, मैंने ये बोला कि आई नीड सम टाइम टू थिंक, और मुझे एक सबैटिकल चाहिए, 1 या 2 साल का सबैटिकल चाहिए, कहते हैं ना थोड़े समय चाहिए अपने लिए। तो वो तो बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि हम टॉप स्टूडेंट थे उस समय। कह रहे थे आप ठीक हो क्या, कुछ हुआ तो नहीं है घर पे क्या? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये मेरी दिल की इच्छा है। फिर उसने मुझे बिठाया, बाहर गया और मेरी मदर को फोन किया। फिर वो वापस अंदर आए, कहते डू यू वांट टू रीथिंक? मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आज ही दिन मेरे पास ये क्लैरिटी है इस निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और देखो आप मुझे ये परमिशन नहीं देंगे तो मैं खुद इस कोर्स से रिजाइन करके चली जाऊंगी, इट्स अप टू यू। तो फिर आखिर मजबूरी होकर के लेटर लिखा। मैंने 2 साल की छुट्टी ले ली उनसे, हालांकि मेरी डिग्री 4 साल की थी और मैंने 2 साल कंप्लीट किए हुए थे। और मैं वो लेटर लेके फिर घर आई। और जैसे घर आई तो पहले तो हमारे पिताजी सामने आए। दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों का बहुत डिफरेंट रूप है। हमारे फादर तो बहुत ठंडे स्वभाव के हैं, उनका पेट का पानी कभी भी हिलता नहीं है। मैंने कभी उनको गुस्से में देखा नहीं है, नेवर। तो मैंने बोला आई नीड टू टॉक टू यू, चलो गार्डन में थोड़े समय के लिए बैठते हैं। तो उस समय पिताजी ने बस शांति से सुना। मैंने बहुत सारी बातें बताई अपनी लाइफ की, कि जो मैंने ये डिसीजन लिया है उसका नतीजा मुझे पता नहीं है कि प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या होगा, लेकिन मैंने फेथ से ये डिसीजन लिया है कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो लास्ट में मेरी सारी बातें सुन के उन्होंने बस यही बोला कि देखो आपकी हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट। ऐसे नहीं बोला क्या पढ़ाई नहीं करेंगे तो कमाई कैसे करेंगे, पैसे कहां से मिलेगा, समाज क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। कोई भी लिमिटेड रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया। बस योर बर्थ राइट इज योर हैप्पीनेस,
क्लेम योर हैप्पीनेस। मुझे इतनी शांति मिली उस समय। हम तो घर पे रहते थे, लेकिन सेंटर हमारा दूसरा घर था, क्योंकि 5 मिनट दूरी सेंटर था। और फिर उसके बाद हम मदर के पास गए, और हमारे मदर थोड़े फायर क्रैकर का स्वभाव है उनका। जानते हो ना फायर क्रैकर क्या होता है? हाँ, तो ऐसा थोड़ा स्वभाव है। तो हमने उनको बड़ी शांति से, हम कभी बड़ों के सामने ऐसे तो नहीं बोलते हैं, सामने जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या मेरे मुंह से निकला, तो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने बोला, देखो आपने जो भी डिसीजन लिया है मेरे जीवन के लिए, मुझे आज दिन तक, इस दिन तक यहां पहुंचाया है। तो माना कुछ तो अच्छा डिसीजन आपने लिया है, तो मैं आपके डिसीजन में तो बहुत विश्वास रखती हूँ। लेकिन अभी ऐसा समय आया है जो मैं खुद अपने जीवन का निर्णय करना चाहती हूँ, और मैंने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली है। पहले तो इनको ये डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस मिली थी, मैंने उसको रिजेक्ट किया था। तो पहला पूरा परिवार का डिसअपॉइंटमेंट इसमें था। फिर ये दूसरी यूनिवर्सिटी से 2 साल के बाद छुट्टी ले रही है, तो उसको बहुत धक्का लगा। तो मैंने बोला प्यार से कि देखो, मेरा तो विश्वास आप में है, लेकिन अभी वर्तमान समय ये मेरा डिसीजन है। जो आपको ये डिसीजन ठीक न लगे, तो मैं आपका डिसीजन मानने को तैयार हूं 100%, एक कंडीशन पे, कि कल मुझे कुछ हो जाए और मैं शरीर छोड़ू, तो आपके अंदर कुछ भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जो मैं चाहती थी आपने मुझे नहीं करने दिया। आप मुझे ये बात प्रॉमिस करो। चुप हो गए। 2 मास के लिए मेरे साथ बात नहीं किया। बहुत धक्का लगा उनको उस समय। और फिर मैंने तो सब कुछ समेट करके चल पड़े। और वो भी जब हम चल पड़े, वो हॉस्पिटल में फिर दाखिल हो गई। फिर हमारे भाई बहन पूछते रहते थे, तुम घर नहीं आएंगी देखने के लिए? मैं कि बिल्कुल नहीं, आप संभालो। क्योंकि मुझे पता था मोह का रग इतना डीप होता है। और मैंने बाबा को बोल दिया था, देखो मैं बड़े मुश्किल से यहाँ आई हूँ आपके पास लेकिन मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगी ना, तो वापस आना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए आप उसको संभालो, कैसे भी करके आप उसको संभालो। लेकिन हाँ, मैंने अपना योग का अभ्यास तो शुरू से लेकर के 6 से 7:30 बजे का मेरा पक्का था, बहुत सालों से उसको मैं रखती थी। तो आप पे ही फिर वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाता है। और फिर 1 मास के बाद वो मुझे फोन करती है, और इतनी खुशी में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये योग की कमाल है, गुड विशेस की कमाल है। अभी हम देखो, हमारे लाइफ में खुद के पैर पे खड़े होने के लिए निर्णय लेना होता है। अधीन सारा टाइम रहेंगे, वीकनेस रहती है। और वो वीकनेस, जब मन ढीला रहता है ना, वही होता है माया का दरवाजा। बस कोई ना कोई परिस्थिति लेकर के आपके सामने आएंगी। डिफिकल्टी, बहन जी डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है, माना आपने निर्णय नहीं लिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है, या यही बनना है। और कई प्रिंसिपल्स है बाबा के, जो आपको हर एक प्रिंसिपल के भी डिसीजन लेना है। ऐसे मत समझो कि बस जस्ट समर्पित होकर के आ गए, बस हो गया जीवन। नो वे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज्ञानी योगी जीवन बनानी है, तो एक नियमित जीवन बनानी है। कोई आपको अभी पूछे कि आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है, आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? कौन बता सकता है? हाथ ऊंचा करो। कोई भी नहीं बता सकता। आपके जीवन के प्रिंसिपल्स क्या है? यू नीड टू नो दिस वेरी क्लियरली।
क्योंकि इस आधार से ही आप जल्दी निर्णय, डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में। दादियों की तो ये खूबी थी, दादी जानकी स्पेशली, उनकी प्रकृति 104 तक कैसे चली, नियम का बल। और कई ऐसे नियम थे, कम खर्च बाला नशीन, एक नामी, इकोनॉमी से चलना। लास्ट तक दादी की कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी लंदन में, कोई भी नहीं थी। जब भी वो आते थे ना कोई उनको लेके जाता था, उस बहाने से सेवा होती थी। और जो दादी की लास्ट की इच्छा थी वो तो पूरी हुई। हमको बहुत बारी दादी कहती थी कि मेरे फ्यूनरल पे कोई भी आना नहीं चाहिए, कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए। वैसे ही हुआ, केवल 6,000 रुपया का खर्च हुआ, वो भी वो कौन सा माला, चंदन का माला के ऊपर, बस। तो जो जिस नियम पे चलता है ना, लास्ट में ड्रामा और प्रकृति भी सहयोग करता है ताकि आत्मा अपना नियम पालन करके जाए। दिस इज सच अ रॉयल वे ऑफ लिविंग। मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि जिस मुझे जो पसंद आए वो ही करती रहूं, पसंदी जीवन, मनमती जीवन, बस जब इच्छा है तब करूं, ना आए तो बैठ जाओ। नहीं, मुझे आज फीलिंग नहीं आ रही है इस बात की। डोंट लिसन टू योर माइंड। धोखा देती है आपका मन, क्योंकि मन कर्मेंद्र से कनेक्टेड है। हाँ, और देभान की बहुत सारी खींच प्रभाव होता है। तो धीरे धीरे दादी की ये खूबी थी। आज की मुरली जब पढ़ रही थी तो मैंने एक बात दादी की याद की कि दादी में इतनी परिवर्तन की शक्ति कैसे आई, क्योंकि इनमें बेसिक दो शक्तियां थी, पेशेंस और एडजस्टमेंट पावर। धैर्यता की शक्ति एंड द पावर टू एडजस्ट। ये दोनों पावर्स हाथ में होती है ना तो परिवर्तन ऐसे होता है, इजी लगता है, डिफिकल्ट नहीं लगता है। आप सोचो, जब ये दादी लंदन में आए थे, शी वाज 61, शरीर छोड़ा शी वाज 104। 61 और 104 के बीच में सारा विश्व का भ्रमण किया। कितने विदेश के परिवार, क्योंकि उस समय केवल लंदन एक था और हांगकांग था। 71 पहले तो लंदन में था सेंटर, फिर 72 में हांगकांग, फिर दादी जी 74 में लंदन आए। तो उसी समय आप देखो, जो हम भारत में कहते वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं लोग, शी गॉट अ न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन। और फिर 92 की उम्र में चीफ, ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ। ये किसकी शक्ति, 120 देशों में ट्रैवल करके ब्राह्मणों को पैदा करना, प्रेरणा देना, सेंटर सेवा की फैलावट में अथक सेवाधारी, अथक। हम तो इनके पीछे भागते थे, वो कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ती थी, कभी नहीं। कमरे से चल पड़ती थी, नॉट लुक बैक कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कंपनी देवे ऐसे नहीं। ऐसे आर्टिफिशियल कंपनी दादी नहीं देती थी। दादी एक सच्ची फ्रेंड थी। और दादी ने अपना पूरा रूप चेंज किया था, क्योंकि क्या है, भारत में जब हम होते हैं ना तो यहाँ पे बड़ा क्लास होता था उनके लिए। उन दिनों में तो 70s में तो सेवा फैल रही थी। सुदेश दीदी भी बताती थी कि क्लास में तो 300 थे, और लंदन में जाओ 3 लोग हैं आपके सामने। तो दीदी जो कारपेट था ना फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को ज्ञान देती थी कि इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, वो निकल आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में दादी गई, और दादी ने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ आई हूं, क्या छोड़ के आई हूं, क्या आई हूं, नॉट एट ऑल। बाबा ने भेजा है साइलेंस की शक्ति से। और हम, मुझे याद है हम हॉलीडेज के लिए आते थे,
तो हम टेनिसन रोड आते थे, तो दादी हमको खाना खिलाती थी, क्योंकि फर्स्ट 5 years दादी लुक्ड आफ्टर द किचन। दादी खुद भंडारा संभालती थी, दादी अकेले अकेले सभी जगह घूमती थी। और भारत में आप टीचर तो बन सकते क्योंकि ज्ञान देना है और बहुत सुनने वाले हैं, लेकिन वहां पे वेरी डिफरेंट सिचुएशन। कोई इतना सुनने वाला नहीं है और कोई इतना एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो दादी को पूरा अपना रूप परिवर्तन करना पड़ा। तो मुझे दादी की 3 बातें बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे एक फ्रेंड बनना है, एग्जाम्पल बनना है और सपोर्ट बनना है। और शुरू से लेकर के कुछ भी होता था तो दादी ने मुझे शुरू से लेकर के, मैं तेरी फ्रेंड हूं। तो फ्रेंडशिप के कारण मैं हर वीक को दादी को अपना पत्र लिखती थी, अपने विचारों का पत्र लिखती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था कि इस वीक में मेरे अंदर कौन सी प्रेरणाएं आई है, क्या रियलाइजेशंस आए, मैंने क्या भूले की है, सब लिखती थी शॉर्ट में, एक पेज के अंदर। और दादी फिर मुझे फोन करके करेक्शन देती थी इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत साल बीते, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि बुद्धि किस ट्रैक पे रखनी चाहिए, जो हमारी विचारधारा होती है उसको किस फोकस में उसको रखना है। सेवा की तो बातें बहुत आती थी, हम दादी के पास जाते थे सिचुएशन लेके, हम थोड़ा कुछ बोलते थे, फिर दादी हमारी थिंकिंग को करेक्ट करती थी, ऐसे सोचो, ऐसे नहीं सोचो। और हमको कुछ बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमको एक्यूरेट श्रीमत पे चलना है, तब जाकर के तो एग्जाम्पल बनेंगे ना। ये मेरी अंदर की इच्छा थी। और दादी के साथ रहना इज नॉट इजी, नॉट इजी। कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे नहीं समझो कि सारा टाइम बस आप दादी के पास ही घूमते रहो, नॉट, नो वे। दादी जी बैठते थे थोड़े समय के लिए, हम आकर के 2 मिनट के लिए बैठते थे, 1 मिनट छोड़ती थी, फिर दूसरे मिनट कहते कुछ काम नहीं है क्या। या कभी कभी बैठते थे तो थोड़े समय के लिए दादी बुलाती थी चिट चैट करने के लिए, लेकिन टाइम वेस्ट, नो टाइम वेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंडशिप का, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हम जो फ्रेंडशिप समझते हैं सोशल के रूप हिसाब से समझते हैं, किसी के साथ बैठो, किसी के साथ खाओ, किसी के साथ घूमो, किसी के साथ कुछ करो। लेकिन रियल फ्रेंड, जो दिल को समझने वाला फ्रेंड, एक ही होता है। और इसको, इसके लिए टाइम चाहिए। हम बाबा को शुरू शुरू में, हम तो 18 साल के लिए हमने चार्ट रखा है। अभी तो जैसे नेचुरल हो गया खुद की सेल्फ चेकिंग, और हमारे चार्ट में बहुत परिवर्तन। लेकिन शुरू शुरू में हम पत्र बहुत लिखते थे बाबा को, और खास करके बचपन से ही हम पत्र लिखते थे, और हम अव्यक्त बाबा से रिप्लाई आता था शीलूबेन द्वारा, वो हमारा पापा से जवाब देती थी, क्योंकि मैं प्रश्न पूछती थी बाबा को और फिर मुझे जवाब आता था। तो ये हैबिट बहुत थी बचपन से। और जैसे मैं लेटर लिखूं बाबा को, मुझे तुरंत इसका जवाब मुरली में मिलता था। तो मुझे एक अंदर एक इतनी इंटीमेसी की फीलिंग कि कोई एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो मेरा रग जानता है, जो मुझे इतना समझता है, जो मैं खुद अपने आप को इतना नहीं समझ पा रही हूँ। तभी मैं अंदर से बहुत रिलैक्स हो गई, ये मुझे जानता है, मैं रिलैक्स हो गई। क्योंकि क्या है, अंदर से टेंशन में रहते हैं। जब तक आपको कोई संग में नहीं मिलता है, मुझे समझने वाला नहीं है, कुछ के बोलने वाला नहीं है, तो किसके पास जाओ, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, है ना। लेकिन जब ये समझ आती है कि इसने मुझे पहचान लिया और ये मेरी गहराई को समझ रहा है,
बिल्कुल आत्मा रिलैक्स हो जाती है संबंध में। और फिर किसी और को फ्रेंड बनाना इजी रहता है, और हमारे जीवन में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इत्तेफाक से हम इनको 2-3 बारी साल में मिलते हैं, रूबरू मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड है, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, वैसे हमारी इतनी ज्ञान की गहरी चिट-चैट हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम पास हुआ जो हम मिले नहीं है। मीन्स ये एक सोल फ्रेंडशिप कहेंगे हम। लेकिन पहला रग बाबा के साथ जुड़ना है, तब आपको सही रूप से सोल की फ्रेंडशिप मिलेंगी इस दुनिया में। आपका रग बाबा के साथ जुड़ा नहीं है तो आप भटकेंगे, धोखा खाएंगे संबंध में, डेफिनेटली डेफिनेटली। बुरे संग में आएंगे या संग का प्रभाव आएगा बुद्धि पे। हाँ, क्योंकि मैंने देखा सोल फ्रेंडशिप में यू कैन बी योर सेल्फ, दे कैन बी देमसेल्व्स। यू अंडरस्टैंड? ऐसे नहीं कि एक मजबूरी की फ्रेंडशिप नहीं होती है, या एक्सपेक्टेशन की फ्रेंडशिप नहीं होती है। फुल परमिशन है, आप जो है जैसे है एक्सेप्टेड है। तो ये हमने अंदर से बहुत समय से ये रग जुड़ाया है। हाँ, इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे ना, और इसका रस जब बैठता है ना तो फॉरएवर, फॉरएवर जब रग जुड़ता है तो फॉरएवर। बाकी टेस्ट पेपर तो आते हैं, ऐसे तो नहीं टेस्ट पे इतने 63 जन्मों का हिसाब किताब है। बाबा ने ये भी बताया है कि ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त बनेगा हिसाब किताब चुकता करने के लिए। थैंक्स देना चाहिए ना कि मेरे भाग्य में इतनी श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो मुझे मदद कर रहा है हिसाब किताब चुकता करने के लिए। कंप्लेन नहीं निकालनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि कहा बाहर से तो चुकतू थोड़ी होगा, या चाहे ड्रामा से होगा, या अपने शरीर से, या कुछ साधन से। हाँ, तो अंदर से जब ये समझ बैठती है ना, तो मैं कहती हूँ नेचुरल जीवन हो जाती है, फरियाद बंद हो जाती है, रिक्वेस्ट बंद हो जाते हैं, और हम बाबा के मिरेकल्स देखते हैं। ये बात तो डेफिनेटली है, देह भान का जो प्रभाव होता है ना, उसको उतारने में टाइम लगता है डेफिनेटली। शुरू शुरू में हम बहुत ट्रांसलेशन करते थे दादी के लिए। जब टूर पे जाते थे तो दादी 3 टाइम क्लास कराती थी। और फिर हमको उस क्लास को याद करके नेक्स्ट टाइम उसका सार बताना होता था। तो उस समय एक बारी क्लास के बाद दादी ऐसे बैठी थी, कुछ प्यूरिटी मैगजीन या कुछ पढ़ रहे थे, तो मैं आकर के बैठी। दादी ने ऐसे कुछ पूछना है? मैंने बोला ना दादी कुछ पूछना नहीं है बस, लेकिन आपने जो आज क्लास कराया था ना, आप थोड़ा सा जल्दी बोल रहे थे और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी ट्रांसलेशन में, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बोलना था। तुम थक गई हो क्या? नहीं दादी इतना थकी नहीं हूं, लेकिन गला तो सूख गया उसके बाद। तो दादी ने उस समय बताया, तुम अपनी एनर्जी यूज करती हो, दादी बाबा की एनर्जी यूज करती है। मुझे ये बात बहुत जच गई कि अंदर अपने आप को इतना रिलैक्स रखना है बाबा के साथ कंपनी में, कि हर बात में जैसे बाबा बोलो कनेक्शन जुड़ता है, और वही शक्ति चलाती है आपको, वही शक्ति प्रेरणा देती है। अंदर से आपका देह भान का आवाज नहीं होता, अच्छा अभी मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, कुछ तो देना पड़ेगा ना। ये सारा अपना देह भान है। नेचुरल योगी मीन्स व्हाट? हाँ, कई बारी दादी जब क्लास में आते थे, यहाँ ही बैठते थे, गीत पूरा होता था,
1 मिनट साइलेंस, 2 मिनट साइलेंस, 3 मिनट साइलेंस। साइलेंस तो अच्छा लगता था, लेकिन हमारा संकल्प चलता, दादी क्यों नहीं बोल रही है? उसका तो संकल्प नहीं चलता था। जब तक ऊपर से प्रेरणा न आवे, तब तक ये मुख नहीं खुलता था। तो हाउ टू लिव अ ट्रू लाइफ विद बाबा, ट्रू लाइफ, ट्रुथ। मुझे ट्रुथ का संबंध चाहिए, ऊपर ऊपर का नहीं। आपको ऊपर ऊपर का चाहिए तो मिल जाएगा, माया द्वारा मिल जाएगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली। दिस इज वाई बी वेरी केयरफुल, व्हाट डू यू वांट। आपको देह का प्यार चाहिए क्या? थिंक अबाउट इट। ये भी डिसीजन है। स्पिरिचुअल लव मीन्स व्हाट? तो लव की परिभाषा इज वेरी डीपली कनेक्टेड विद ट्रूथ। मुझे मेरे जीवन में ट्रूथफुल बनना है, तब लव ऑटोमेटिकली आता है। ट्रुथ गवाया, प्यूरिटी गई, लव खत्म। आप देह के प्यार के पीछे दौड़ते रहेंगे। मुझे कोई अटेंशन देवे, मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मुझे कोई रिस्पेक्ट देवे, और यही एक बड़ा जाल है सेवा के फील्ड में। फिर इसके इस ये जब ऐसी एनर्जी शुरू होती, इसके बाद ईर्ष्या, कंपैरिजन, कोई मेरे से आगे ना जाए, अरे ये इसको अप्रिसिएशन मिला, मुझे नहीं मिला। फिर आप और कुछ करेंगे, आर्टिफिशियल रूप में करेंगे अटेंशन लेने के लिए। तो आपकी रियलिटी कहाँ गई? तो मुझे अंदर एक रियल डायमंड बनना है, अपनी रियलिटी में रहना है। दादी भी काम चलाओ कुछ भी नहीं करती थी। तो ये अपने ऊपर है, मुझे क्या बनना है। यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखो, विवेक से काम लेना है, श्रीमत से काम लेना है, ना कि अपने मन से। मन में फीलिंग्स तो बहुत आएंगी, लेकिन थोड़ा सा भी उस तरफ आप डूब गए, गए काम के। और ये जो देह का प्रभाव होता है ना बुद्धि पे, हमने लॉ की पढ़ाई तो की है, प्रैक्टिस तो नहीं की है इसकी, लेकिन फिलहाल यज्ञ में हमारा पता नहीं ऐसे ही काम मिलता था, पॉलिसीज लिखने का, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का। तो जब हम पूरा बीके यूके का टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रिवैम्प कर रहे थे, तो काफी ऐसी पॉलिसीज मुझे लिखनी पड़ी थी, और बहुत दिमाग का काम होता है उस समय। यू हैव टू गो इनटू डिफरेंट लॉज, फिर उसका हमारी संस्था के प्रिंसिपल से मैच करके फिर एक पॉलिसी बनाओ। बहुत दिमाग का काम है। तो 1, 2, 3 पॉलिसी लिखी, फिर लास्ट में पब्लिक बेनिफिट्स की पॉलिसी लिखनी थी, तो बहुत टाइम लग रहा था। तो दादी आ चुकी थी, तो सवेरे क्लास के बाद मुझे रोका साइड में और थोड़ा कारोबार का कुछ किया। फिर बाद में कहती, आप ठीक हो? मैंने बोला, हाँ दादी ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपको पूछना है कि दादी देखो, मैंने लॉ की पढ़ाई तो छोड़ी, और अभी यहाँ आकर के मैं इतनी सारी पॉलिसीज लिखती हूँ, मुझे मेरी बुद्धि इसमें तो थोड़ी यूज करना है। और ये एक पॉलिसी बाकी रह थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिले किया था। दादी ने मुझे इतनी आंख दिखाई उस समय, ये मेरी बुद्धि कहां से आई। इतना तीर लगा कि वो जो मेरापन होता है ना, जिससे गे 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 होता है, अरे क्यों है, क्यों है, क्यों मेरी बुद्धि इसमें, मैं क्यों लगाऊं, मैं इसके लिए थोड़ी आई हूं। वो फीलिंग बिल्कुल खत्म। नाश्ते से पहले सीधा ऑफिस में गए, आधे घंटे में पॉलिसी टाइप अप करके दे दिया हाथ में। कहने का भाव क्या है? सरेंडर बुद्धि। मेरी बुद्धि भी नहीं, जो कुछ मिले सामने से लव से करो, प्यार से करो।
ध्यान से करो। वो जो कभी-कभी फीलिंग आती है, नहीं मैं कुछ और करना चाहती हूँ, ये इतना टाइम लगता है, मैं ये नहीं करना चाहती। तब से लेकर के मैंने बहुत गहरा रूप से समझा कि समर्पण बुद्धि मना क्या। बिल्कुल वो खींच से न्यारे, क्लीन क्लियर अंदर से। और हाँ, देखो, कंपनी, स्पेशली गुड कंपनी, इज एसेंशियल इन ब्राह्मण लाइफ। आई डोंट नो आपको किस लेवल की कंपनी चाहिए। आपको सोशल कंपनी चाहिए तो आपको बहुत मिलेंगे सोशल के लिए, लेकिन आपकी उन्नति नहीं होगी इसमें। स्पिरिचुअल लाइफ में आपने कमिटमेंट लिया है कि मुझे ये आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो स्पिरिचुअल कंपनी इज द कंपनी दैट मेक्स मी प्रोग्रेस। ये कंपनी से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है। यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू रियली डिफरेंशिएट। और क्या है, एक सूक्ष्म बात है, बिफोर यू स्पीक टू एनीबॉडी यू हैव टू स्पीक टू बाबा फर्स्ट। यू हैव टू, वो बुद्धि का रग पहले बाबा के साथ जुड़ो। जो भी है सोच विचार, जो मंथन किया है, जो दिल की बातें हैं, पहले बाबा के दरवाजे पे रखो, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। फिर बाबा के दरवाजे से आप रखते हो ना, ठीक है, उसी समय जो दिल से रखा है तो वापस आपको रिटर्न में शक्ति मिलेंगी। ये मेरा अनुभव है। लेकिन बाबा ने ये भी बताया है कि चलो वो बात बार बार आती रहती है मन में, तो आप एक व्यक्ति को ढूंढो जिसमें आपका फेथ है, और उस व्यक्ति में ये विशेषता होनी चाहिए कि आपकी बातें को मर्ज कर सकते हैं। कई बारी हमारे दिल में कुछ होता है, इसके पास जाते, जैसे शॉप पे, जैसे बस इसके दुकान में जाते, इसके दुकान में, यहाँ बोलते, यहाँ बोलते, यहाँ बोलते, लेकिन इन लोगों के पास मर्ज करने की शक्ति नहीं है, तो आपकी बात फैलती रहती है, वातावरण बनता है, वाइब्रेशन, और वही आपको नुकसान करता है, वही आपके पुरुषार्थ में विघ्न डालता है। तो बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपकी बातें सुने और मर्ज कर दे। फिर आपको लगेगा ठीक है, मैंने किसी को बता दिया, दिल हल्का होता है। लेकिन सोच समझ के, हाँ? लॉ, इफ बाबा इज फर्स्ट, बाबा इज रिस्पॉन्सिबल। इफ बाबा इज सेकंड, बाबा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इट्स योर चॉइस। तो हम यहां तक पहुंचे हैं, मैं कहूंगी डेफिनेटली हमारा पुरुषार्थ तो इतना है, दादी का पुरुषार्थ और पुश इतना है, बाबा का इतना है, अनलिमिटेड है। हम्म? तो मैं तो ऑलवेज मानती हूँ कि जो भी दिया हुआ है, जो भी गिफ्ट्स दिए हुए हैं, वो तो इमानत है। और जितना जो भी बाबा हमारे सामने रखेंगे, हाँ जी बोल करके आगे बढ़ना है। हाँ? हाँ? तब जाकर के देह का अहंकार टूट सकता है। हाँ जी का पाठ पक्का नहीं करेंगे ना, तो देह का अहंकार टूट नहीं सकता। आप समझेंगे कि मैं अपना ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूं या जी रही हूं, लेकिन अपने अभिमान के प्रिजन में। फिर कुछ भी हो जाएगा, सेंसिटिव, अपसेट, है ना। लेकिन मजबूती आती है व्हेन यू ब्रेक द प्रिजन वॉल्स, सरेंडर। हाँ जी। ऐसे तो बातें तो बहुत है, स्टोरीज भी बहुत है, लेकिन
इन शब्दों में समाप्त करती हूँ। हाँ, सुनाओ सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। वाओ, हाथ उठाओ, किसको प्रश्न पूछना भाई? शर्म तो नहीं आ रही है ना? हाँ चलो, इसमें तो पास हो गई। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ। देखो, दादी तो हमारे से बहुत बड़े थे उम्र में, लेकिन इतने एक्टिव थे, और हम छोटे थे और हम जल्दी थक जाते थे छोटी छोटी बातों में। तो एक बारी क्या हुआ था, ये ऑक्सफोर्ड की शुरुआत की बात है, क्योंकि उन दिनों में तो नया घर लिया था, और एक्चुअली यज्ञ में वो पहला रिट्रीट सेंटर था, उसके बाद फिर ज्ञान सरोवर बना और ओआरसी वगैरह। तो रिट्रीट सेंटर चलाने के लिए तो कुछ रोड मैप था ही नहीं, मैनुअल था ही नहीं, और इस घर को सुधारना था, और ऐसे नहीं हमारे पास सर्वेंट्स लेबर है, और रिट्रीट चलती रहती थी शुरू से लेकर के फ्राइडे टू संडे, ट्यूसडे टू थर्सडे, फ्राइडे टू संडे से लगातार। तो एक दिन लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम मदद कर रहे थे सर्वरिंग में, और मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं जाकर के लेट जाती हूँ कमरे में। लेकिन मेरे कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे दादी की कमरा पास करना होता है। तो मैं जब वहां पहुंची उस कॉरिडोर में, तो मैंने, दादी का दरवाजा तो खुला ही रहता है, उनके साथ एक कोई सिंधी का ग्रुप बैठा था। तो मैंने सोचा मैं कैसे जाऊं ताकि दादी मुझे देखे नहीं। तो मैंने ऐसे मूव करके नीचे गई सीधा 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 ऐसे कॉरिडोर पास किया, और फिर पीछे से आवाज आई, गोपी आओ 1 मिनट। और मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था उस समय। मैं अंदर आई, इधर आओ बैठो यहाँ पे। नीचे बैठी दादी के पास, सारा सिंधी का ग्रुप यहाँ बैठा। फिर वो बोलने लगी, कुछ बोले, और मैं सोच रही थी क्यों मुझे दादी ने बिठाया था, मुझे जाके सोना था, मेरे पास आधा घंटा ही है। ठीक है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, फिर ग्रुप, फिर मुझे, अच्छा ये टोली लेके आओ, ये लेके आओ, हालांकि जरूरत नहीं थी, फिर भी ऐसे बहला करके। फिर क्या हुआ, ग्रुप चला गया। फिर मुझे ऐसे दिखा, अच्छा तुम ठीक हो? नहीं दादी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, दादी को वाइब्रेशन पहुंचा। अच्छा, पता है दादी ने क्यों आपको बुलाया? हल्का करने के लिए बुलाया। अभी आपका चेहरा देखो, कभी भी भारी सिर होकर के सोना नहीं है। देखो, दादी की फ्रेंडशिप इतनी, वाइब्रेशन पहुंच करके पीछे मुझे बुलाया, 10 मिनट में ऐसे सूक्ष्म कंपनी दे करके हल्का किया मुझे, फिर बोला जाओ जाकर के 20 मिनट लेटो। तो ऐसी प्रैक्टिकल बातों में कैसे अपने स्पिरिचुअल जीवन में एक्यूरेट जीना है। अभी भी थकावट होती है ना, तो हम कभी थकावट में नहीं सोते हैं, ये मेरा नियम है। अपने आप को लाइट बना दो, कुछ करके, सुन के, डांस करो या गीत सुनो या कुछ भी। बाबा ने भी एक बारी मुरली में विदेशियों को बोला था, बाथरूम में डांस करो, याद है ना? फॉरेनर्स के साथ बाथरूम में डांस करो, जगह ना हो तो। हाँ ऐसे नहीं आप बाथरूम में करो, दूसरा इंतजार करता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो हम अभी अपने धारणा में ध्यान रखते हैं ना, कि हमको लाइट रहना है, कुछ भी हो जाए लाइट रहना है, तब बाबा उड़ाता है हमको, रियली बहुत उड़ाता है। ओके, आपका योग जुट गया तो बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंथन करना अलग बात है, वो बाबा की जिन जो ज्ञान दिया है उसके डेप्थ में जाना। बाबा ने तो बहुत बारी बोला है कि अमृत वेले के बाद पेन पेपर लेकर के लिखो, बाबा उसी समय टचिंग देता है। और मुरली के बाद 10 मिनट लेकर के एक पॉइंट पे मंथन करो, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन योग जब जुड़ता है, देखो हम बातें कब करते हैं, जब दिल भरी हुई होती है, करेक्ट?
लेकिन ये सेकंड स्टेज है। बातें करते करते फिर कनेक्शन जुड़ता है, फिर ठीक रहता है। लेकिन आपका कनेक्शन तो पहले जुट गया है, तो बीज रूप अवस्था में एंजॉय करो। लेकिन हाँ, मंथन का ध्यान टाइम निकाल के मंथन जरूर करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जितनी आप दुआएं ले सकते हो ना, ले लो। सच में दुआएं, दादी क्या कहती, दादी की फॉर्मूला थी, 50% शिव बाबा की शक्ति चलाती है, 45% दुआएं चलाती है, और 5% मेडिसिन। इसीलिए दादी कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जिससे आप किसी से दुआएं प्राप्त करो। और फिर वो भी नींद, इतनी मीठी नींद आती है, 2-3 घंटे में रिफ्रेश हो जाते हैं। नहीं, इसीलिए अपने जीवन में आप शरीर को पहले रखेंगे ना, आप शरीर के दासी बन जाएंगे। लेकिन आप आत्मा की उन्नति को, बाबा के बच्चों की उन्नति को आगे रखेंगे ना, तो आपकी उन्नति, आपका सब कुछ बाबा देख लेता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप 1 सेकंड के लिए, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है। देखो, है ना, ये जो प्रैक्टिस है ना, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस के डेप्थ में जाना है। मुझे याद है रतन मोहिनी दादी के सामने जब भी हम पूरे विश्व के यूथ कोऑर्डिनेटर्स बिठाए थे, तो एक ऑस्ट्रेलिया की बहन बैठी थी बिल्कुल आगे, और दादी जी हमको कमेंट्री करा रही थी आत्मा की क्वालिटीज के ऊपर। और दादी हमको इतना गहरा अनुभव में लेके जा रही थी, ऐसे जो कमेंट्री करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद कमेंट्री करके ऐसे हाथ इशारा दिया, बोलना है। तो इस बहन ने फिर हाथ ऊंचा किया, दादी मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं वापस जाऊंगी तो क्या होगा। दादी ने इसका प्रश्न का जवाब नहीं दिया, दोबारा कमेंट्री शुरू किया। दोबारा दादी रुकी, पूछा अनुभव क्या है। इसने दोबारा वो प्रश्न पूछा। तीसरी बारी दादी ने शुरू किया कमेंट्री। फिर लास्ट में दादी ने बोला कि तुम इस तरीके से बुद्धि को यूज करेंगी ना, तो जो भी अभी प्राप्ति मिल रही है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। बाद की बात तो छोड़ो। तो ये जो हमारी मेंटल आदतें हैं, कुछ चीज की चिंता करना, इट्स हैबिट, मतलब की बात नहीं है, या फ्यूचर की बात कुछ सोचना, या पास्ट की, ये सारे हैबिट है। जब भी वो हैबिट सामने आती है ना, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, तुरंत फोकस शुरू हो जाता है। यहां पे समझ में आई बात। आपको अपने मन और बुद्धि को एक फोकस देना है, तब जाकर के एकाग्रता की शक्ति जमा होती है। और ये प्रैक्टिस मैंने मेरे
बचपन से मैं करके आई हूं, इसीलिए मैं कभी भी सेवा की मीटिंग्स, भल कितने भी प्रॉब्लम सामने आए, इन बातों में गई नहीं हूं, क्योंकि उसी समय मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, फोकस। समझ में आई बात? एक है आपकी कैपेसिटी, योर ओन पर्सनल स्पिरिचुअल कैपेसिटी, वो तो मेरे हाथ में है। मुझे अपनी बुद्धि को रिफाइन करनी है, ज्ञान लेना है, योग को बढ़ाना है, मुझे शक्ति ग्रहण करना है। मैं अपने आप को साइड में हट, बाबा यू टेक केयर ऑफ माय कर्म का हिसाब किताब, आई कांट से दैट। यू अंडरस्टैंड? ये मेरे सामने आया है, मुझे उसको फेस तो करना है। हाँ, एक मिनट बाबा की याद में मैं फेस कर सकती हूँ, ऐसे नहीं बाबा ये करो, ये नहीं। तो मुझे उस टेस्ट पेपर से पता चलता है मेरे में कौन सी शक्ति की कमी अभी भी है। यू अंडरस्टैंड? तो शक्ति की कमी होने के कारण फिर आपको वो प्रिपरेशन करना पड़ता है। टेस्ट पेपर के समय आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वो तो टेस्ट पेपर के समय जितनी शांति की शक्ति जमा की है, जितनी सहन शक्ति की जमा की है, वो आपका आर्मर बनता है टेस्ट पेपर के समय। लेकिन वो काम किया ही नहीं है, योग में ध्यान दिया ही नहीं है, मंथन किया ही नहीं है, जमा खजाना किया ही नहीं, तो टेस्ट पेपर के सामने आप खाली हो। यू अंडरस्टैंड? आप में कैपेसिटी नहीं है तो बाबा क्या यूज करेगा? यू गेट माई पॉइंट? सो यू हैव टू रियली फोकस ऑन बिल्डिंग योर पर्सनल कैपेसिटी, ट्रेनिंग योरसेल्फ, accumulating peace। और फिर आप देखेंगे आएंगे लोग, लेकिन शांति से हम काम ले सकते। चलो भाई, आप क्या, मैं क्या समझी हूं, माना बुद्धि रिएक्शन में नहीं आएंगी। यू गेट माई पॉइंट? एंड देन यू विल फील, आई रिमेंबर दिस वाज इन सेंट्रल लंदन, सॉरी, सेंट्रल लंदन में थे, और एक बड़ा ग्रुप था सामने से। अभी सेंट्रल लंदन इज अ वेरी नॉट इजी प्लेस, बहुत वैरायटी प्रकार के लोग आते हैं। तो एक भाई आया था, बिल्कुल सामने बैठा था, एंड यू कुड टेल कि मेंटली स्टेबल नहीं था। तो सारा टाइम मेरे लेक्चर में वो नोट्स लिखता था। तो मैंने तो सोचा ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब प्रश्न उत्तर का समय आया ना, तो एक दो लोगों ने तो प्रश्न पूछा, फिर इसने हाथ ऊंचा किया, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैंने बोला प्लीज। तो फिर उसने बताया कि मैंने आपका लेक्चर सुना, जो आपके अयथार्थ शब्द थे मैंने उसका पूरा लिस्ट बनाया है। राइट? एक एक शब्दों का लिस्ट बनाया। मैंने सोचा वो लेक्चर का नोट्स ले रहा था, लेकिन जो इनएक्यूरेट शब्द था उसका पूरा लिस्ट बनाया था। और फिर सामने से कहता, ये शब्द आपने यूज किया था, इसके बदले में ये शब्द यूज करना था, ये शब्द यूज किया था, इसके बदले में ये शब्द यूज करना। मैं तो ऐसे देख करके रह गई। चलो 1 मिनट पास हुआ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। 2 मिनट फिर थोड़ा सा अंदर से शुरू हुआ, अरे भाई ये क्या कर रहा है। और लोगों के भी मना चल रहे थे, संकल्प चल रहे थे। तभी जैसे मेरे अंदर थोड़ा सा भी फीलिंग आई, तुरंत मैंने बाबा को बुलाया। तुरंत उस समय मुझे अपनी शांति की अवस्था को हिलाना नहीं है। और जैसे मैंने बाबा को आह्वान किया कि बाबा ये आपका बच्चा है, इसको जो चाहिए आप दे दो, उसी समय उसने अपना मुंह बंद कर दिया, कहता है आई थिंक आई हैव सेड इनफ। हाँ, वंडरफुल। फिर मैंने इसको बोला थैंक यू, आपने इतना काम किया मेरे लिए, बाद में मुझे ये लिस्ट दे देना। पूरा इतना खुश हो गया भाई। हमारा अभिमान ट्रिगर नहीं हुआ, उसका अभिमान ज्यादा बढ़ा नहीं, और काम खत्म अप्रिशिएशन से। लेकिन ये होता है, पहले अपनी शांति की अवस्था चाहिए कुछ चीज को सामना करने के लिए। फिर आप बाबा को आह्वान करेंगे ना, तुरंत उसको जो चाहिए मिलेगा।
बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा,